मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 61 गिल्ड मास्टर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 61 गिल्ड मास्टर पुरुष स्वास्थ्य। अब सेक्स टाइमिंग भी 30-40 मिनट हो जाएगी। 542 गुणा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोपहर में सेठ ने अभी चौथा ब्लेड बनाकर पानी में डुबोया ही था कि अचानक फिन शस्त्रागार में भागती हुई आई। वह उत्साह से झरने की तरह बोलने लगी। सेठ, फिन को अब पता चल गया है कि पुराना गिल्ड मास्टर कहां छिपा है। फिन ने अपने त्रुटिहीन पूछताछ कौशल का उपयोग करके बुरे आदमी जेनकिंस से यह कहलवाया। उसका नाम यूरिड है और वह पुराने जिले में कहीं छिपी हुई है। क्या सेठ को याद है? इस शहर का भूल भुलैया जैसा हिस्सा, वह कहीं यही है। तेज गति से बात करते हुए वह कोकेन पर ततैया की तरह उसके चारों ओर उड़ रही थी। उसे बहुत गर्व हुआ होगा। इंतजार। यूरिड डॉनब्लेड। फिन, ये वही शिकारी है जिसने मेरे लिए टाइटेनोवा को नष्ट किया। और एसो की दत्तक माँ, माता पिता, जो भी हो। सेठ ने परी के मुंह से गिरते शब्दों की बाढ़ में जोड़ा। वह तुरंत रुक गई। तुम उसे पहले से ही जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसे किताब देना आसान हो जाएगा। हाँ, चलो अभी चलते हैं। मेरे नक्शे पर रास्ता है और मुझे पूरा यकीन है कि हम एसो के बिना भी वहां पहुंच सकते हैं। उसने आत्मविश्वास से कहा और उसने अभी बनाए गए ब्लेडों को पैक कर दिया। नक्शे की बदौलत वह बिना किसी मदद के आसानी से रास्ता ढूंढ सकता था, क्योंकि वह कई बार दुकान पर जा चुका था। उसने ऑटोमैप का भी इस्तेमाल किया था और पुराने जिले की जटिलता से वह भयभीत था। नक्शे के बावजूद भी वह रास्ता भटकने में कामयाब रहा। एसो के साथ वह 1/4 घंटे में कार्यशाला में पहुंच गया था। नक्शे के साथ वे 45 मिनट तक पैदल चलते रहे जब तक वे दुकान तक नहीं पहुंच गए। ये वहां है, सेठ ने टिप्पणी की जब वे आखिरकार यूरिड के गोदाम के बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। वह दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था और यह धीरे-धीरे खुल गया क्योंकि उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराईं। ये बंद नहीं था। फिन और सेठ के चेहरे पर अजीब लिखा हुआ था जब वे एक दूसरे को देख रहे थे। कृपया इसे एक और रोमांच न बनने दें। सेठ उस बेतरतीब कालकोठरी के दिखने से तंग आ गया था। बड़ा स्टोर रूम खाली और अंधेरा था। दुकान के अंदर जाने वाले दरवाजे से मोमबत्ती की टिमटिमाहट देखी जा सकती थी। शायद कुछ हुआ हो। फिन अंधेरे में ऊपर उड़ गया जबकि सेठ धीरे-धीरे दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजे के पीछे एक और गोदाम था जो अलमारियों और साधारण बक्सों से भरा हुआ था। एक जली हुई मोमबत्ती अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जलने के लिए बेताब थी। मैं एक खुली किताब के साथ एक लेखन डेस्क पर खड़ा था। किताब बारी-बारी से साफ और मैली लिखावट से भरी हुई थी। शायद इन्वेंट्री सूची। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी के किनारे पर धुंधलके में बमुश्किल दिखाई दे रही एक मृत आकृति पड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह फिन के भगवान, क्या यह मर चुका है? फिन ने चतुराई से कहा क्योंकि वह पहचान नहीं पा रही थी कि फर्श पर बिखरा हुआ गंदा बोना क्या था। सेठ उसे देखने के लिए नीचे झुका और जैसे कि संकेत पर गंदा बोना जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ी दूर पर एक शेल्फ के पैर में शराब की एक खाली बोतल थी। जब यूरिड गिर गया तो ये लुढ़क गई होगी। ये हमारा रहस्यमय गिल्ड मास्टर है, सेठ ने समझाया। फिन को संदेह हुआ। वो बहरेपन से खर्राटे लेती महिला बोने को देख रही थी, जिसकी दाढ़ी लाल और शराब से भीगी हुई थी। और क्या उसकी चेनमेल पर उल्टी थी? फिन ने अपनी दूरी थोड़ी बढ़ाने का फैसला किया। वह रेंज में नहीं रहना चाहती थी अगर यूरिड के पेट में कुछ और गोला बारूद था। अरे यूरिड, उठो। सेठ ने उसके गाल पर कुछ थप्पड़ मारे और तुरंत पछताया। हाथ धोने की इच्छा उसकी सबसे बड़ी समस्या थी जब तक कि बोना जाग नहीं गया और उसने सेठ के कपड़ों पर अपना पेट खाली नहीं कर दिया। फिन को गर्व था। उसने एक बुद्धिमानी भरा फैसला किया था और वह छींटे वाले क्षेत्र के करीब भी नहीं थी। क्या बकवास है? मुझे किसने जगाया? उसने सेठ के चेहरे की ओर देखा जो घृणा से विकृत हो गया था। फिर दूर खड़ी छोटी परी की ओर देखा। तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने कोई सामग्री नहीं रखी और एसो ने पहले ही करफन ले लिया है, इसलिए तुम उसे वापस नहीं ले सकते। तुम अपनी छोटी परी ठग के साथ मुझे लूट नहीं सकते। उसने जोर देकर कहा और खड़ी हो गई। उसके कांपते हाथों ने अपने गंदे कपड़ों को सीधा करने की व्यर्थ कोशिश की। सेठ ने उसकी रक्षात्मक प्रतिक्रिया पर थोड़ा हैरान होकर आंखें झपकाईं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी नशे में थी? ऐसा कुछ नहीं, हम आपको कुछ देने के लिए यहाँ हैं। गिल्ड मास्टर। यूरिड ने जब उसका नाम बताया तो वह स्तब्ध रह गया। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था। शराब के साथ उन यादों को मिटाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद सब कुछ सिर्फ इन 2 शब्दों के साथ वापस आ गया। उसका चेहरा वाकई काला और कठोर हो गया। वे उसके दांतों की पीसने की आवाज सुन सकते थे। मुझे ऐसा मत कहो, मैं अब गिल्ड मास्टर नहीं हूँ। वह लिखने की मेज तक गई और दराज से शराब की एक और बोतल निकाली। दुर्भाग्य से हमारी खोज कुछ और ही कहती है, फिन ने गंभीरता से कहा। बोने की प्रतिक्रिया देखकर परी गंभीर हो गई थी। यूरिड ने आह भरी। ठीक है, जो भी है मुझे दे दो और चले जाओ। उसने सेठ को इशारा करके अपना सामान देने को कहा। सेठ ने अपनी इन्वेंट्री से गिल्ड लॉग लिया और इनकार करते हुए गिल्ड मास्टर को सौंप दिया। लेस देन डिंग, आपने खोज पूरी कर ली है। गिल्ड मास्टर्स का अंतिम अनुरोध। आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप +.18 पर हैं। ग्रेटर देन। वह वापस 18वें स्तर पर आ गया। बढ़िया, ये है। यूरिड ने कांपते हाथों से सूखे खून से सनी किताब ली। उसने उसे खोला और कुछ वाक्य पढ़े। एक दशक बाद भी उसने लॉग में लिखी लिखावट को पहचान लिया। तुम कहाँ थे? उसने उस युवक और उसके परिरक्षक की ओर देखा जिस पर उसने उल्टी की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम इविसर से होकर आए और इसे पुरानी गिल्ड शाखा में पाया। आपको अंतिम पृष्ठ पढ़ना चाहिए। यूरिड ने शराब रख दी थी और किताब को दोनों हाथों से थामकर पन्ने पलट रही थी। जब वह आखिरी पन्ने पर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे। ये बेवकूफ कभी भी अचानक आने वाली परिस्थितियों से निपटने में अच्छा नहीं था। उसके आंसू खून से सने पन्नों पर गिरे। उसने उन्हें पोंछा और कुछ खून भी निकल आया, जिससे एक और वाक्य सामने आया। मैं शर्मिंदा हूँ माँ। सारे बांध टूट गए और यूरिड फूट-फूट कर रोने लगी। वह रोती रही और बीच-बीच में सिसकियां लेती रही। माँ, क्या हो रहा है? एसो अंदर आया और उसने अस्त-व्यस्त बोने को अपनी छाती से कसकर किताब दबाए रोते हुए देखा। एसो उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उसे इस तरह से अपना संयम खोते हुए कभी नहीं देखा था। उसने फिन और सेठ को एक तीखी नजर से देखा, इससे पहले कि उसका ध्यान फिर से अपनी बाहों में शोक मना रहे बोने पर चला जाए। जब यूरिड थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगी। ऐसा लग रहा था कि यह काफी समय से चल रहा था। उसने खुद को संभालने के बाद उन्हें किताब के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उनसे जाने को कहा। हालांकि वे वास्तव में क्या हुआ था ये जानने में रुचि रखते थे, लेकिन वे इतने चतुर नहीं थे कि वे पुराने गिल्ड मास्टर से अपने दिल की बात कहने के लिए कहें। उसके पास इसके लिए एसो था। दोनों ने मिश्रित भावनाओं के साथ गोदाम छोड़ दिया। छिपकली आदमी और उसकी दत्तक बोनी मां को पीछे छोड़ दिया। वे खुश थे कि आखिरकार खोज पूरी हो गई। खैर, सेठ खुश था कि यह खत्म हो गया। फिन को अब अगले कुछ हफ्तों में समय बिताने का कोई रास्ता खोजना था, जबकि सेठ भगवान के आदेश पर काम करता। वे वापस लौटते समय संभावनाओं के बारे में बात करते थे। फिन जाकर कालकोठरी, पुस्तकालय और शहर का पता लगा सकती थी जबकि सेठ काम करता था, या वह घर वापस आ सकती थी। इस सुझाव पर परी ने अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से घर नहीं जाना चाहती थी। वे उसे पूरी तरह से हीरो बना देंगे और उसे अपने कर्तव्य निभाने पर मजबूर करेंगे, या उस पर और भी अधिक कर्तव्य थोपेंगे। नहीं नहीं नहीं, वह अच्छी थी। वह सेठ के साथ बोर होना और आराम करना पसंद करती है, वहां वापस लौटने से। जब वे महल में पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। वे रात के खाने के समय पर थे। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और भोजन कक्ष में प्रवेश किया। लॉर्ड और इकराम पहले से ही मेज पर बैठे थे। वहां एक नया चेहरा भी था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
खाने की मेज पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो लंबे लहराते हुए लबादे पहने हुए था। वे हरे और काले रंग के थे। उसका सिर साफ सुथरा मुंडा हुआ था और काले आदिवासी टैटू से सजा हुआ था। उसकी आंखें तीखी थी और एक स्पष्ट रूप से दुष्टदाढ़ी थी। वह एक विशिष्ट दुष्ट जादूगर की तरह लग रहा था जिसे कोई भी सस्ती काल्पनिक फिल्म नापसंद करना पसंद करती है। आह, तुमने मैगिटो को देखा है? वह हमारा अंशकालिक दरबारी जादूगर है, प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक समझाया। अंशकालिक फिन ने मासूमियत से पूछा जब वे बैठे। ओह हाँ, हम लॉर्ड ने समझाने की कोशिश की लेकिन मैगिटो ने उसे बीच में ही रोक दिया। जिके मेरा घर है, दुर्भाग्य से जादूगर बनना काफी महंगा है। शहर की स्थिति को देखते हुए मैं हर समय यहाँ नहीं रह सकता। ओरिएकोट में मेरा व्यवसाय है। मैं इधर उधर यात्रा करता हूँ और स्वैच्छिक आधार पर दरबारी जादूगर के रूप में काम करता हूँ। उन्होंने दोस्ताना तरीके से समझाया और उन्हें एक ऐसी मुस्कान दी जिसकी इस तरह के चरित्र से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जब लॉर्ड ने मैगिटो को देखा तो उनके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। एक कुलीन व्यक्ति के लिए ये समझाना मुश्किल था कि वे अपने दरबारी जादूगर को भुगतान नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम वही लोहार हो जिसे युवा स्वामी ने आमंत्रित किया था, उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा। सेठ को मेज पर रखे खाने को नष्ट करते देख उसने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि मैं कल आपके काम पर नजर डाल सकता हूँ? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो जरूर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 62 संयुक्त कालकोटरी गोता। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 62 संयुक्त कालकोटरी गोता एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ ने अपनी भौहें उठाई। और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? ओह कृपया, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बात बस इतनी है कि कोई भी कुशल लोहार सालों से झिके में नहीं आया है और अचानक कोई आता है और बाजार मूल्य के एक अंश पर निजी सुरक्षा कर्मियों को सुसज्जित करने की पेशकश करता है। और कुछ ही हफ्तों में आपको समझना होगा कि मैं थोड़ा संदिग्ध हूँ। क्या होगा अगर आप उतने कुशल नहीं है जितना आप कह रहे हैं, या बस पैसे लेकर भाग गए? सेठ ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा। मैगिटो की चिंताएं समझ में आती थी। सेठ बहुत भाग्यशाली था कि उसका प्रकट होना प्रभु की दुर्दशा के बारे में एक बड़ी मदद थी। वह हताश था और उसने खुशी खुशी उस मदद के हाथ को पकड़ लिया जो उसने उसकी ओर बढ़ाया था। दूसरी ओर मैगिटो के पास सेठ पर अपनी उम्मीदें या भरोसा रखने का कोई कारण नहीं था। जरूर, क्यों नहीं, आप कल शस्त्रागार देखने आ सकते हैं, सेठ ने दो बढ़ने वाले के बीच में कहा। वह इस बातचीत को अपने भोजन में बाधा नहीं बनने देना चाहता था। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैगिटो सेठ के पीछे शस्त्रागार में चला गया। सेठ की लोहारी को देखकर मैगिटो की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आधे भौतिक और आधे अभौतिक शिल्प स्टेशन मंद नीले रंग में चमक रहे थे और भट्ठी में चमकती हुई आत्मा की आग जल रही थी। तुम कोई साधारण लोहार नहीं हो, क्या ये कोई जादू की मेज है? जादूगर ने बड़बड़ाते हुए अचानक कहा। उसकी नजर जादू से ढकी संरचनाओं पर पड़ी थी। ठीक है, यह उत्कीर्ण और इनले के लिए है, लेकिन हाँ, ये जादू बनाने के लिए भी है। मुझे अभी तक इसके बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है, सेठ ने समझाया क्योंकि उन्होंने फोर्जिंग शुरू करने के लिए सामग्री निकाली। आपका वर्ग असामान्य, दुर्लभ, वृद्ध व्यक्ति पूछता रहा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आप बस मुझे काम करते देखना चाहते थे, इसलिए इतना पूछना बंद करें और मुझे काम करने दें। इसके साथ ही सेठ ने फोर्जिंग पर ध्यान केंद्रित किया। धधकती हुई आत्मा की आग में बिलेट फोर्जिंग तापमान पर पहुंच गया। मंत्रमुग्ध मैगिरोस की आंखें निहाई पर रखे स्टील के टुकड़े पर टिकी हुई थी। सेठ के अनुभवी प्रहारों के तहत धातु का तुच्छ टुकड़ा लंबाई और चौड़ाई में बढ़ गया। उसकी आंखों के सामने इसने तलवार का खुरदरा आकार ले लिया। उसने इसे एक ब्लेड प्रोफाइल, एक फुल, एक टेपर प्राप्त करते देखा। 1 घंटे के बाद ही जब सेठ ने आखिरकार एक लंबी तलवार के तैयार ब्लेड को बुझाया, तब जादूगर आखिरकार अपनी तंद्रा से जागा। मुश्किल से 1 घंटा बीता था। वह हैरान था। उसके सामने खड़ा युवक सिर्फ 1 घंटे में एक पूरा ब्लेड तैयार कर चुका था। अगर वह वाकई इतनी ही गति से काम करता तो तलवारें 1 हफ्ते में ही तैयार हो जाती। उसकी नजर जादू की मेज पर पड़ी। क्या उसने उन हथियारों को भी जादू से भरने की योजना बनाई थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। मैगिरो सेठ के कौशल से आश्वस्त था और शस्त्रागार छोड़ने से पहले उसने उसे धन्यवाद दिया। वह वास्तव में बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने भगवान को धोखा नहीं दिया। अरे अरे, जाने से पहले मेरे पास भी तुमसे एक सवाल है, उसने अगला ब्लेड तैयार करते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो? जादूगर ने सेठ की बात सुनकर सिर हिलाया। उसने वादा किया कि वह देखेगा कि वह क्या कर सकता है और जल्दी से लोहार खाने से चला गया। सेठ ने कंधे उचकाए और अगले ब्लेड पर काम शुरू कर दिया। उसे अभी भी 25 ब्लेड और चलाने थे। अगला हफ्ता वैसा ही रहा जैसा वह चाहता था। फिन ने अपना समय या तो उसे देखते हुए या शहर में बिताया। उसने कालकोटरी की खोजबीन रोक दी और सेठ का इंतजार किया। चौथे दिन उसने आखिरी ब्लेड तैयार कर लिया था और नक्काशी शुरू कर सकता था। जब कोई नया या विशिष्ट पैटर्न उकेरा जाता है तो आमतौर पर उसे धातु में स्थानांतरित करने और उत्कीर्ण लोहे का उपयोग करके उकेरने से पहले उसका स्केच बनाया जाता है। यहीं पर लेस देन जादू ग्रेटर देन चमका, लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन के साथ मिलकर वह ब्लेड पर एक होलोग्राफिक स्केच प्रोजेक्ट कर सकता था। सर्किट की जटिलता की तुलना में उसकी अपेक्षाकृत उच्च निपुणता और क्राफ्टिंग स्टेशन द्वारा दी गई सहायता के कारण उसका पहला जादू विफल नहीं हुआ। यह सही नहीं था, लेकिन जब उसने जादू के घेरे का उपयोग करके इसका परीक्षण किया तो ये काम कर गया। लेस देन डिंग कौशल करामात शुरुआती +1 करामात शुरुआती +2 बन गया है। ग्रेटर देन शुरुआत हमेशा आसान थी। सेठ को लगा कि 5 से ऊपर के स्तर को पार करना उसके पास मौजूद बुनियादी जादू से मुश्किल होगा। वैसे भी अपनी पहली सफलता से प्रेरित होकर वह जादू के साथ आगे बढ़ता रहा। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और हाथ कांप रहा था, लेकिन 3 दिन की नक्काशी के बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। इस बीच उसका लेस देन जादू ग्रेटर देन मुश्किल से लेवल 4 पर पहुंचा था। सेठ ने अपने हाथ रगड़े। एक बार जब वह हैंडल खत्म कर लेगा तो उसे अपने लेस देन लोहार ग्रेटर देन में बहुत अनुभव मिल जाएगा। सेठ, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? तुमने वादा किया था कि हम आज कालकोटरी में जाएंगे, परी ने बिगड़े बच्चे की तरह रोते हुए कहा। वह किरण की मेज पर आगे पीछे लुढ़कती रही और बोरियत की आभा बिखेरती रही। शहर में उसके लिए वास्तव में करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था और सेठ को उसके लिए बुरा लगा। उसे शिल्पला में मजा आ रहा था, लेकिन फिर अपनी बोरियत के साथ काफी अकेला था। ठीक है, चलो चलते हैं, सेठ ने कहा और खड़ा हो गया। परी खुशी से उसके चारों ओर उड़ी और ऐसा करते हुए उसकी पीठ दर्द को ठीक कर दिया। वे शहर में एक निम्न स्तरीय कालकोटरी का पता लगाना चाहते थे जो गीली, बदबूदार या खाली न हो। दोनों सुरंगों की भूल-भुलैया के साथ बड़े छेद का पता लगाना चाहते थे। यह उनका पहला संयुक्त कालकोटरी गोता होगा। फिन सेठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए वास्तव में उत्साहित थी। यह उसके सामने थोड़ा चमकने का मौका था। वे गहरे गड्ढे में प्रवेश करेंगे। कम स्तर के कालकोटरी में उनका जीवन जोखिम में नहीं होगा, इसलिए फिन थोड़ा दिखावा कर सकती है और निर्दयतापूर्वक कमजोर भीड़ का वध करके सेठ को अपनी असली शक्ति दिखा सकती है। कालकोटरी वस्तुतः 20 मीटर व्यास वाली एक बड़ी सी शाफ्ट थी। बिना रेलिंग वाली एक सीढ़ी इसकी खुरदरी पत्थर की दीवारों के साथ नीचे की ओर सर्पिलाकार रूप से जाती थी और नीचे अंधेरे में गायब हो जाती थी। सीढ़ियों के साथ बेतरतीब दूरी पर कमरों और मार्गों के लिए रास्ते थे। सामान्य मरे हुए जैसे कंकाल तीरंदाज और .10 तक के कंकाल योद्धा इस स्थान पर दिखाई देने वाले थे। इसलिए गहरे अंधेरे छेद और धुंधली सुरंगों से अंधेरे और भूल-भुलैया जैसी संरचना में खो जाने के अलावा ज्यादा खतरा नहीं था। परी के प्रकाश मंत्र और सेठ के लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन के साथ दोनों ही उनके लिए कोई समस्या नहीं थे। फिन ने उसे बताया कि गिल्ड के पास एक ऐसा उपकरण है जो लेस देन मैप ग्रेटर देन से बनाया गया डंगोन मैप डाउनलोड कर सकता है। अगर वे चाहें तो बाद में उस मैप को बेच सकते हैं, लेकिन यह उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। वे खोजकर्ताओं की मानसिकता के साथ कालकोटरी में दाखिल हुए। गर्म और नम रेगिस्तानी शहर में शांत अंधेरे गुफा जैसा माहौल एक स्वागत योग्य बदलाव था।
सेठ ने अपने द्वारा पॉलिश किए गए शस्त्रागार से स्केल कवच का एक सेट पहना था। उन्होंने लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन से एक साधारण गदा भी बनाई। वो केवल वीडियो गेम से अपने अनुभव का उपयोग कर सकता था, लेकिन कुल बल कंकालों पर सबसे अच्छा काम करना चाहिए। लेस देन भारी गदा, असामान्य, क्षति 230, स्थायित्व 1500, आवश्यकता 35 STR। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक अच्छा हथियार। अनुभवी कारीगरी महान प्रतिभा को दर्शाती है। बेहतरीन सामग्रियों से बना ये क्लासिक हथियार कुंद आघात पहुंचाने में माहिर है। लक्ष्य को डगमगाने का जोर 25% मौका, लक्ष्य को गिराने का जोर 10% मौका। ग्रेटर देन गदा ने उसे लेस देन लोहार प्रशिक्षु ग्रेटर देन पर 4% की भारी बढ़त दी थी और उसे आशा थी कि तलवारें बनाना शुरू करने के बाद उसे काफी दक्षता प्राप्त होगी। लेकिन सेठ को वास्तव में आने वाले गोता में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं थी। फिन को सेठ को लगभग 0.50 साहसी के रूप में अपनी शक्ति दिखाने के लिए उत्साहित किया गया था, क्योंकि उन्हें अपनी यात्रा पर इतना संघर्ष करना पड़ा था। ये कंकाल मरे हुए लोगों के साथ एक निम्न स्तरीय कालकोटरी के रूप में परी एक युद्ध पुजारी के रूप में अपने तत्व में थी। सेठ ने उसके लिए उपकरण बनाने की कोशिश करने की पेशकश की थी, लेकिन वह लगभग एक भिक्षु की तरह थी, इसलिए उसने हथियार या कवच पहनने से इनकार कर दिया। उसने केवल वस्त्र पहने थे। फिर भी अपने मन में सेठ ने हार नहीं मानी। शायद वह अपने कौशल में और वृद्धि होने पर उसके लिए सामान बना सकता है। चूंकि उनके पास अपनी यात्रा के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था, इसलिए वे दोनों बस इधर-उधर घूमते रहे और लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन पर ज्यादा ध्यान दिए बिना खोजबीन करते रहे। पहले तो उन्हें रास्ते कम छत और खुरदरी दीवारों वाली खदानों की याद दिलाते थे। यह मार्ग छोटा था और जल्द ही यह एक प्राकृतिक गुफा जैसा दिखने लगा। कभी-कभी छतें बहुत कम हो जाती थी, इतनी कम कि उन्हें झुकना पड़ता था, और कभी-कभी वे इतनी ऊंची होती थी कि फिन की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती थी। वे स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स वाली गुफाओं से होकर आए जो प्रभावशाली प्राकृतिक स्तंभ बनाते थे। संकरे रास्ते के बगल में अथाह गड्ढों जैसी गहरी खाई या राक्षसों से मिलने की संभावना से ज्यादा रोमांचक थी। अब तक उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सामान्य जानवर थे जिनकी आप एक गुफा में उम्मीद कर सकते हैं, जैसे चमगादड़। शायद 2 घंटे चलने के बाद उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग थी। उनकी पहली भीड़, यह एक कंकाल था जिसके हाथ में एक हड्डी का डंडा था और सुरंग के बीच में खड़ा था। जैसे ही यह रोशनी की ओर मुड़ा, इसका सिर फट गया। पवित्र आभा से सजे अपने हाथ से परी ने आसानी से 30 से ज्यादा स्तरों पर मौजूद भीड़ को कुचल दिया था। सेठ के पास हड्डियों के बेचारे ढेर पर लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करने का भी समय नहीं था। क्या यह पहले से ही बदमाशी थी? वितरण सेट किया गया था ताकि सेठ को 90% अनुभव मिले। यह उच्चतम संभव सेटिंग थी। उसका अनुभव बार लगभग अदृश्य राशि में बढ़ गया, शायद 0.5%। अगर उन्हें पर्याप्त मिला तो शायद वह कर सकता था। कैसी बदमाशी! यह एक वैध शिकार था। हाँ, जाओ फिन, जाओ, और 200 और मैं एक स्तर ऊपर हो जाऊंगा। सेठ ने खुशी जताई जब 3 और कंकाल अचानक ऊपर अंधेरे में कहीं से नीचे कूदकर परी पर हमला कर दिया। सेठ ने सहजता से उसे एक को गदा से मार गिराया जो नीचे गिर गया था। गदा ने बिना रुके ही उसके कंधे की हड्डियों और रीढ़ को कुचल दिया। जब उसने ऊपर देखा तो बाकी 2 पहले ही जमीन पर हड्डियों के चूर्ण के ढेर में बदल चुके थे। ये घात शायद नौसिखिए साहसी लोगों पर काम कर सकता था, लेकिन इस माहौल में दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कंकालों में से एक ने एक छोटी सी आत्मा गिरा दी। इससे पहले कि सेठ उसे उठाने के लिए आगे बढ़ पाता, आत्मा उसकी ओर तैरती हुई चली गई और गायब हो गई। क्या? उसने पुकारा। उसने फिन से एक पल रुकने को कहा और अपनी स्टेटस विंडो चेक की। उसके मनी डिस्प्ले के ऊपर एक सोल डिस्प्ले दिखाई दिया था। ये वर्तमान में 1 लेस देन सोल छोटा ग्रेटर देन दिखा रहा था। पर्क सूची ने उसे अपराधी को खोजने में मदद की। लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन को 0.3 पर एक नया पर्क मिला था। इसे सोल स्पेस कहा जाता था और यह स्वचालित रूप से सेठ के आसपास की आत्माओं को इकट्ठा करता था। जब उसने छोटी आत्माओं के ढेर को डिस्प्ले में धकेलने की कोशिश की तो ये बढ़कर 54 लेस देन सोल छोटी हो गई। इस तरह आत्माएं अब इन्वेंटरी स्पेस नहीं लेंगी। किशोर की आत्मा के साथ डिस्प्ले ने दिखाया 1 लेस देन सोल बड़ी, 54 लेस देन सोल छोटी ग्रेटर देन। एक बार जब उन्होंने इस सुखद आश्चर्य का सामना कर लिया तो वे बिना किसी परेशानी के भ्रमित करने वाली सुरंगों और गुफाओं की भूलभुलैया में और अधिक गहराई तक अन्वेषण करते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 63 पहुंच। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 63 द रीच। एड्स बाय पब फ्यूचर। परी के जादू की रोशनी में दीवारें हरे और तांबे के मिश्रण में चमक उठी। वे कई घंटों तक गहरे और गहरे चले गए थे। वे उन जगहों पर पहुंचना चाहते थे जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। इसलिए उन्होंने हमेशा नीचे जाने वाले रास्ते चुनने के लिए सेठ के लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। फिन ने हर चीज का ध्यान रखा था और कई हफ्तों के लिए राशन पैक किया था, जो शायद एक हफ्ते तक चलता अगर दोनों खाने की आदतों के बारे में ईमानदार होते। वे रास्ते में बार-बार लंच ब्रेक लेते रहे। वैसे भी जिस सुरंग में वे घुसे थे उसकी दीवारें तांबे और तांबे के अयस्क से ढकी हुई थी। क्या सुरंगों की इस भूल-भुलैया का कारण यही था? क्या ये सब सिर्फ एक प्राचीन तांबे की खदान थी जो एक प्राकृतिक गुफा से जुड़ी हुई थी? चाहे वे कितनी भी गहराई में चले जाएं, यहाँ नीचे मरे हुए लोग बहुत कम संख्या में पैदा हो रहे थे। कोई सोच सकता है कि जैसे-जैसे कोई कालकोठरी में गहराई तक जाएगा, भीड़ अधिक संख्या में या कम से कम मजबूत होती जाएगी, है ना? दूसरी ओर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि घुमावदार रास्तों और कमरों की इस गड़बड़ी में कालकोठरी का केंद्र या मास्टर कहाँ होगा। सेठ को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। वे यहाँ इतने लंबे समय से थे कि उसे 0.1 तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुभव का लगभग 50% प्राप्त हो गया था। जब तक राक्षस इसी दर से पैदा होते रहेंगे तब तक वह स्तर ऊपर कर लेगा, भले ही वे अभी वापस लौट जाएं। सेठ ने कोई कुदाल नहीं लाया था, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। उसने एक बड़ी क्रॉसिंग पर फोर्ज को बुलाया और एक साधारण कुदाल बनाई, जिससे उसे 3% दक्षता मिली, क्योंकि उसने जो स्टील इस्तेमाल किया था उसके कारण इसे असामान्य माना गया था। उसने अपना सबक सीख लिया था और अपने साथ लकड़ी का ढेर भी ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि अगर उसे भलाई आप कुदाल के लिए हैंडल जैसा कोई पोलान बनाने की जरूरत पड़े तो वह उसे इस्तेमाल कर सके। फिन इसे चाहे जितनी बार भी देखे, ये हर बार फिन को प्रभावित करता है। परी ने उस कुदाल को देखकर कहा जिसे उसने 1 घंटे से भी कम समय में बना लिया था। आप पूछ सकते हैं कि वह अचानक खनिक क्यों बन गया? बेहतर सवाल ये होगा कि कौन मुफ्त कच्चा माल पीछे छोड़ेगा। ये सेठ ने सीखा हुआ एक और सबक था। जब भी मौका मिले, जितना हो सके उतना हासिल करो। डेल्टान में बारिश के कारण वह जो भी सरिया खो बैठा था, वह एक दर्दनाक याद दिलाता है। और इसलिए वे तांबे की नस की खुदाई में 2 घंटे बिताते हैं जब तक कि सेठ के पास तांबे के अयस्क और छोटे तांबे के सिल्लियों के 3 ढेर नहीं हो जाते। जबकि सेठ पृथ्वी से उसके संसाधनों के लिए लड़ रहा था, फिन ने उन भीड़ को पालने का काम संभाला जो पत्थर में स्टील के काटने की तेज आवाज से यहाँ आकर्षित हुए थे। जब उसने कुदाल बनाई तो आकर्षित हुए भीड़ के साथ उसने एक और 10% अनुभव प्राप्त किया था। एक और लंच ब्रेक के बाद वे फिर से यात्रा पर निकल पड़े। वाह, वह सामने फिन की छोटी सी आवाज सुन सकता था। छत पर ऊपर की ओर मंद सितारों, चमकदार क्रिस्टल और काई की तरह चमक रहे थे। उनकी रोशनी ने उस विशाल गुफा के पूरे विस्तार को उजागर कर दिया जिसमें वे अभी प्रवेश कर रहे थे। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ने लंबे और पतले स्तंभों का निर्माण किया जिससे ऐसा लग रहा था जैसे रात का आकाश खुद नीचे धरती पर बह रहा हो। दोनों मनुष्य और परी अपने मुंह और आंखें चौड़ी करके चकित होकर खड़े थे। कई मिनट तक वे बस वहीं खड़े रहे और नजारा देखते रहे। सेठ को थोड़ी राहत महसूस हुई जब लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन ने यहाँ शिल्प सामग्री के रूप में कुछ भी नहीं दिखाया। वह इस जगह को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या हमें यही रहना चाहिए? देर हो चुकी होगी और फिन को थोड़ी नींद आ रही होगी, परी ने असामान्य रूप से चतुराई से कहा। सेठ ने सहमति जताई कि यह आराम करने और थोड़ा सोने के लिए एक बढ़िया जगह है। इसने उन दोनों को उस रात की याद दिला दी जब वे मिले थे और वे तब तक खूब बातें करते रहे जब तक वे सो नहीं गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ करते थे।
फिन ने एक अलार्म सिस्टम लाया था। यह एक सस्ता उपकरण था जो शत्रुतापूर्ण उपस्थिति की परिधि में प्रवेश करने पर उपयोगकर्ता को सचेत कर देता था। लेकिन रात शांत थी और वे भूमिगत आकाश के नीचे शांति से सो रहे थे। वे उम्मीद से बेहतर सोए और अच्छी तरह से आराम करके उठे। उन्होंने हल्का नाश्ता किया और आगे बढ़ने के लिए अपना सामान पैक किया। तारों वाली गुफा को जल्द ही पार कर लिया गया और उनका दल वापस धरती के भीतर चला गया। धरती के इतने नीचे होने से शायद दूसरे लोग घबरा जाते, लेकिन चूंकि उनके पास वापस लौटने के लिए ताकत और लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन था, इसलिए वे बहुत शांत थे। यहाँ तक कि आशावादी भी, खास तौर पर सेठ, क्योंकि उसके पास तांबे का ढेर बढ़कर 5 हो गया था। उसके पास कोई खनन कौशल नहीं था, लेकिन मजेदार बात यह थी कि लेस देन हथियार निपुणता ग्रेटर देन कुदाल घुमाने के घंटों बाद उसका स्तर 6 तक पहुंच गया था। तारों वाली गुफा के बाद भीड़ भी थोड़ी मजबूत होने लगी। कंकाल योद्धा और तीरंदाज अधिक बार दिखाई दिए और उनकी रणनीति भी थोड़ी विकसित हुई। घात अधिक विस्तृत थे और उन्होंने तीरंदाज की सीमा और योद्धा की हाथापाई कौशल के लाभों का उपयोग किया। बेशक ये जगन्नाथ परी के सामने एक निरर्थक संघर्ष था। छोटे बर्स्कर ने आसानी से किसी भी विरोध को कुचल दिया। चलते फिरते सेठ के लिए अनुभव एकत्र किया। अगर गुफाएं और सुरंगें इतनी खुरदरी और बेतरतीब नहीं दिखती, तो सेठ ने इसे एक प्रसिद्ध फिल्म रूपांतरण से तुलना की होगी, जिसमें नायक एक विलुप्त बौने राष्ट्र की परित्यक्त खदानों से होकर यात्रा करते हैं। दुर्भाग्य से वहां इतने सारे भीड़ नहीं थे। जरा सोचिए कि अगर वे निम्न स्तर के स्क्रब की ऐसी भीड़ को खत्म कर सकते हैं तो वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। कुछ घंटों बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, सुरंगें फिर से बदलने लगी। वे ज्यादा नियमित हो गईं, साफ सुथरी तरह की नियमित नहीं बल्कि परेशान करने वाली। उन्होंने सेठ को चींटियों के टीले में बने रास्तों की याद दिला दी। क्या यहाँ से भीड़ बदल जाएगी? विशालकाय कीड़े। फिन बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कोई और साहसी व्यक्ति इतनी दूर तक नहीं पहुंचा था। कम से कम गिल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी चिंताएं निराधार लग रही थी, क्योंकि इन सुरंगों में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक कंकाल भी नहीं मिला। शायद कालकोटरी कोर से दूर ले जाया गया। जब उन्होंने थोड़ा रिले करना शुरू किया तो वे द रीच पर पहुंच गए। इस क्षेत्र का मानचित्र पर बायोम के रूप में अपना नाम था। उनके सामने एक विस्तृत खुला फर्श फैला हुआ था। नीचे और छत पूरी तरह से समतल और समानांतर थे। छत को सहारा देने और 2 सतहों को जोड़ने वाले लगभग घंटे के आकार के खंभे थे। दूर से आने वाली हल्की मंद रोशनी इस विचित्र दृश्य को रोशन कर रही थी और सब कुछ काले काले सिलहुट में बदल रही थी। यह कोई प्राकृतिक बात नहीं थी। सभी खंभे लगभग एक जैसे दिख रहे थे और नियमित अंतराल पर लगे हुए थे। छत और फर्श पूरी तरह से समतल और समानांतर थे। यह प्राकृतिक नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यह काम इंसानों ने किया है। पृथ्वी के इतने नीचे प्रकाश कहां से आया? सेठ को तत्काल स्थिति से जूम आउट करने के बाद ही पता चला कि वे कहां थे। वे वास्तव में नीचे की ओर एक बड़ा हवादार चक्र चला चुके थे। उनकी वर्तमान स्थिति मुख्य शाफ्ट के प्रवेश द्वार के करीब थी, बस सैकड़ों मीटर नीचे। तो प्रकाश बड़े छेद के निकास से आया था। यह अस्थिर मंजिल वह जगह थी जहां शाफ्ट ले जाया गया था। वे अभी भी सदमे में थे जब उन्होंने अंधेरे में सरसराहट की आवाज सुनी। अंधेरे से बाहर निकला एक 3 मीटर लंबा योद्धा जो पूरी तरह से अपने चेहरे को छुपाने के लिए काले रंग का कवच पहने हुए था। उसने अपने पीछे एक विशाल तलवार खींची हुई थी जो लगभग खुद जितनी बड़ी थी। भाड़ में जाओ, फिन ने बिना किसी रोक टोक के गाली दी और प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। उसके वार ने आसानी से शूरवीर के काले कवच को विकृत कर दिया, लेकिन वह उसे पहले के कंकालों की तरह तुरंत नहीं मार सका। उसने इसे देखने के लिए मौके का इस्तेमाल किया। लेस देन डेथ नाइट लव योजक चिन्ह ग्रेटर देन। उसे लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन से नाम से ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये काफी था। उसे जो बताया गया था उसके अनुसार डेथ नाइट दुल्हन या लिचेस जैसे उच्च श्रेणी के मरे हुए लोग थे। अब तक उन्हें मिले हास्यास्पद कंकालों की तुलना में यह एक बड़ी छलांग थी। फिन शायद अकेले ही इस आदमी से निपटने में सक्षम था, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लड़ाई की आवाज से और भी मरे हुए लोग आ सकते थे, इसलिए सेठ ने मदद करने का फैसला किया। शस्त्रागार में उनमें से कुछ को खोजने के बाद उसने बोर्ड की युक्तियों के साथ लगभग 50 तीर बनाए थे। चूंकि फिन का ध्यान था, इसलिए सेठ अपने तीर को बहुत ही बिंदुवित सीमा पर फायर कर सकता था। उन्होंने फिन की पवित्र मुट्ठियों जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कवच और जोड़ों में फंसे तीरों ने इसकी गति को काफी हद तक बाधित कर दिया और जल्द ही परी को इसे खत्म करने का मौका दिया। लेस देन डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। अब आप लव.19 पर हैं। ग्रेटर देन डेथ नाइट आखिरकार क्षतिग्रस्त कवच और हड्डियों के ढेर में बिखर गया। सेठ ने कवच इकट्ठा किया और यहां तक कि एक छोटा सा जादुई पत्थर भी पाया जो मटर के आकार का था। कवच लोहे से बना था और कुछ खास नहीं था। ये बस बहुत मोटा था, जिसकी वजह से यह छोटे टर्मिनेटर के घुसे झेल सकता था। दोनों चौकन्ने रहे, अंधेरे में देखते रहे और सुनते रहे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। कोई और भीड़ नहीं आई। वे बस यहीं से वापस मुड़ सकते थे। गिल्ड में वापस जाकर उन्हें इस बारे में बता सकते थे। हम किससे मजाक कर रहे हैं? जाहिर है उन्होंने अपनी जिज्ञासा का पालन किया और दूरी पर प्रकाश के घेरे के पास पहुंच गए। उनके ऊपर शाफ्ट के अंत की गोलाकार रूपरेखा थी। उनके सामने एक विशाल गोलाकार छेद था जो एक पारदर्शी हल्के सफेद अवरोध से ढका हुआ था, जिसमें झिल्ली या बिजली के पैटर्न जैसी अनियमित नसें थी। अवरोध के पास छेद में दिखाई देने वाला एक गहरा कोहरा था जो पतली झिल्ली के खिलाफ फैल रहा था और दबा रहा था, जैसे कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। शहर की नींव के नीचे इतनी गहराई में जो कुछ मिला था उससे वे चकित थे, लेकिन अंधेरे में एक खटपट की आवाज सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। सेठ को यह आवाज पता थी, फिन को भी ये पता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे जल्दी नहीं भूल पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 64-64। इबिसा। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 64 इबिसा एड्स बाय पब फ्यूचर। तो अब मूर्ख मनुष्य, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई है? एक गहरी गूंजती आवाज अंधेरे और उनके दिमाग में गूंज उठी। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। लेस देन डिंग, आपने डंगोन मास्टर से नो बोलक इबिसा का आतंक देखा है। इंच जोड़ 1 अनुभव प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। वे पूरी तरह से जम गए। फिन एक पल के लिए उड़ना भी भूल गया और लगभग जमीन पर गिर गया। ये लगभग वैसा ही था जैसा पवित्र जानवर उन्होंने देखा था, बस 5 गुना बड़ा। सुनहरा सिर, गर्दन पर स्कारफ जैसी झालरियां ढाल और 3 जोड़ी नीली आंखें। सीधा खड़ा ऊपरी शरीर, 3 जोड़ी भुजाएं जो मंटिस की तरह दरांती में समाप्त होती हैं। शरीर सेंटीपीड और मिलीपीड के मिश्रण जैसा दिखता है, जो बर्फ के सफेद रंग के लगभग सिरेमिक जैसे दिखने वाले कवच से ढका हुआ है, जिस पर चांदी के निशान है। शरीर इतना लंबा है कि वह अपने पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गया है। सैकड़ों जोड़ी पैर नुकीले सिरे में समाप्त होते हैं, जो पत्थर में छुरा घोंपने में सक्षम है, जो छत पर भी पकड़ बनाए रखते हैं। छत क्यों? कालकोठरी के मालिक के पीछे अंधेरे में और भी छायाएं दिखाई दे रही थी, कुछ छोटी छत से चिपकी हुई थी। वे चारों ओर से घिर गए थे। क्या नाइटक्रालर ने तुम्हारी जीप चुरा ली है? इंसान सेरेनो ने अपना सिर नीचे किया जो एक छोटी कार के आकार का था और सेठ की आंखों में देखा। क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसने सहज रूप से लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और अभी की गई घोषणा को याद किया और नहीं, उसने अपने बंद होठों के बीच कहा, मेरे पास वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा सवाल है। सेनो ने फिर से अपना सिर उठाया और अपने सामने चींटी जैसे दिखने वाले इंसान को देखा। अचानक जोरदार हंसी की आवाज से फर्श भर गया और यह बहुत सारे चमकते हुए क्रिस्टल से जगमगा उठा। द रीच गर्म सुनहरी रोशनी से भर गया। अपनी तरह के 20 और जीव दिखाई दिए जो सभी सेठ को दिलचस्पी से देख रहे थे। बहुत अच्छा, मार्क 1, हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। मेरे पीछे आओ, यहाँ बात करना अच्छा नहीं है। हैरान सेठ और फिन के मुंह खुले के खुले रह गए। परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही थी कि वे खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। जब वे आखिरकार अपने होश में आए तो वे जल्दी से उन जीवों के समूह के पीछे चल दिए जो बिना इस बात की परवाह किए चले गए थे कि वे उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं।
सेठ को अंदाजा था कि वे क्यों बच गए, लेकिन उन्हें अभी भी पता नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा था। सेनो उन्हें द रीच के एक कोने में एक बड़ी गुफा में ले गया। दीवारें सुनहरे चमकते कांसे से ढकी हुई थी और कमरे के केंद्र में एक कालकोठरी कोर लगा हुआ था। सेनो बोलक कालकोठरी कोर के चारों ओर सिकुड़ गया, जबकि उसके अधिकांश भाई तितर-बितर हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं आपका हमारे विनम्र निवास में स्वागत करता हूं। चिन्हित व्यक्ति उसने उन दोनों का स्वागत किया जब वे अंततः उसके पास पहुंचे। लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन का उपयोग करते हुए सेठ ने तुरंत महसूस किया कि पूरी गुफा प्राचीन कांसे के एक बढ़िया जाल से ढकी हुई थी। उम्मा, शुक्रिया। मार्क 1 से आपका मतलब मेरे स्टेटस में लेस देन मार्क ऑफ एविसर ग्रेटर देन से है। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? सेठ ने सावधानी से पूछा। वह कोई गलत धारणा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सवालों के साथ छोटे कदम उठाए। सेनो ने गुनगुनाया और जवाब के बारे में सोचा। क्या वाकई इतना समय बीत गया है कि दुनिया हमें भूल गई है? उसने एक पल के लिए हवा में देखा। मुझे लगता है कि तब से कई सहस्राब्दियां और प्रलय हो गए हैं। मैं शुरू से समझाऊंगा। जब इस दुनिया का निर्माण हुआ तो हमारे भगवान एरम, क्या आप शायद इसे छोटा कर सकते हैं? हमें इस दुनिया के पूरे सृजन मिथक की जरूरत नहीं है। फिन ने उसे जल्दी से बाधित किया। वह इस तरह के प्राचीन प्राणियों को जानती थी। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे घंटों तक बड़बड़ाते रहेंगे। मैं समझ गया। हाँ, लेस देन आइविस का चिन्ह ग्रेटर देन कुछ ऐसा है जो हम लोगों द्वारा विश्वासपात्र लोगों को दिया जाता है। हम आइविस हैं, सूर्य देवता आइविस द्वारा बनाए गए सेवक। सूर्य के देवता? किसी ने भी नहीं बताया कि इस दुनिया में अभी भी देवता है। फिन ने आश्चर्य से कहा। क्या इससे विशाल कालकोठरी मास्टर वास्तव में उदास लग रहा था? वह अब हमारे बीच नहीं है। खैर, मानव, हमारे पास भी सवाल है। तुम्हें निशान कैसे मिला? क्या अभी भी वहां भाई है? हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी उत्तेजना थी। उसे उत्साहित देखकर सेठ उलझन में पड़ गया। क्या उसे सच बताना चाहिए या झूठ? इस बिंदु पर उसने नहीं सोचा था कि सेनो उन्हें मार देगा, लेकिन उसने सेठ ने अपना सिर हिला दिया। उसने सेनो को पूरी कहानी बताई कि वे इस दुनिया में कैसे आए और एविसर में उन्होंने क्या अनुभव किया। फिर भी उसे यह बताते हुए बहुत दुख हुआ कि जिस एविसर से वे मिले थे वह अब नहीं रहा। तो राजधानी में सील पहले से ही इतनी कमजोर हो गई है। उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज में दुख झलक रहा था। कम से कम इसका मतलब यह है कि अभी भी वहां कुछ युवा हो सकते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा गई क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। अंत में इसे फिन ने तोड़ा। तुमने जिस सील की बात की थी वह क्या है? वह चीखी। इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी निरंतर चलती रही। इस जगह द रीच में वास्तव में एक स्थायी पोर्टल था जिसे सिस्टम ने पाथवर्क कहा था। उस समय सिस्टम ने अभी तक इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया था। एक साधारण गुफा में खुलने वाले इस पोर्टल से एक आकारहीन इकाई आई जो शक्ति में उनके देवताओं को टक्कर दे रही थी। जब ये सतह पर आई तो इसने ये शाप बनाया। इसने जो आभा फैलाए उसने जीवित और मृत दोनों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें अपना सेवक बना लिया। जैसे जैसे ये फैलती गई इसने अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस दुनिया से जीवन को चूसा। उस समय सूर्य और प्रकाश के देवता इविस ने उससे लड़ने के लिए कदम बढ़ाया था। देवता और उनके अनुयायियों को निश्चित जादू का उपयोग करना पड़ा जिसने उनकी उपजाऊ भूमि को एक निर्जीव रेगिस्तान में बदल दिया। वे राजधानी में भगवान के मंदिर के नीचे इकाई को सील करने में कामयाब रहे। जबकि कमजोर देवता और उनके अनुयायी सील की रक्षा के लिए मरे हुए नींद में वहां रहेंगे। इविस इस पोर्टल पर अवरोध को बनाए रखेगा, इसलिए ऐसा कुछ भी फिर से नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, फिन सही था। सेनो केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद नहीं रुके। उन्होंने उन्हें पूरी कहानी सुनने के लिए मजबूर किया। ये सब बहुत देर हो चुकी थी। यह अंत की शुरुआत थी। देवताओं के समूह के अन्य देवताओं ने इविस की हत्या करने और उसकी दिव्यता छीनने के अवसर का उपयोग किया और इससे भगवान का पतन हुआ। देवताओं ने अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जिसका अंत उनके आपसी विनाश के साथ हुआ। लगभग 500 साल पहले जब देवताओं के युद्ध से ये दुनिया तबाह हो गई थी तब यह व्यवस्था प्रकट हुई और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और व्यवस्था के पीछे कालकोठरी के देवता थे। अपने भगवान की रचना के रूप में उन्होंने व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने कालकोठरी के देवता की पेशकश स्वीकार कर ली। वे हमेशा के लिए सील की रक्षा करने की शक्ति के बदले में कालकोठरी का हिस्सा बन गए। हालांकि ये राजधानी में इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। जबकि सेनो बोलक लगातार बोलते रहे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास सहस्राब्दियों के बराबर संवाद हो। सेठ दीवारों पर लगे कांसे और पत्थर का अध्ययन करना बंद नहीं कर सके। बताओ, क्या तुमने ये प्राचीन कांसे बनाया है? यह एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में वह सोच सकता था। झिल्ली की ऊर्जा बहुत हद तक वैसी ही थी जैसी सेठ ने प्राचीन कांसे में देखी थी। सेनो को अपने एकालाप में बाधा पड़ी और उसे प्रतिक्रिया देने के लिए एक पल की आवश्यकता थी। तुम्हारा मतलब पवित्र सोना है? किसने इसे साधारण कांसे कहने की हिम्मत की? ईशनिंदा। सिस्टम इसे ऐसा कहता है। तो आपने इसे बनाया कैसे? जवाब में सेनो बोलक ने अचानक अपने मुंह से धागे का एक बंडल दीवारों पर थूक दिया। हम तांबे और टिन पर पलते हैं और इसे अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ मिलाकर देवताओं के वस्त्रों के लिए धागा बनाते हैं। अचानक उसकी 3 जोड़ी आंखों में चमक आ गई, मानो उसे कोई विचार आ गया हो। तुमने बताया कि तुम एक लोहार हो, है ना? सेठ का ध्यान एक अधिसूचना से भंग हो गया। लेस देन डिंग, आपने एक विशेष सामग्री की खोई हुई उत्पत्ति की खोज कर ली है। इंच जोड़ 1 ग्रेटर देन। उसने एक अजीब सी बुदबुदाहट भरी जिसे ना तो फिन समझ सका और न ही सेठ और एक छोटा आइविस से कुछ लेकर आया। ये सुनहरे रेशम की एक लंबी गेंद थी। मैंने इस विषय पर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन इससे ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? सेठ हैरान था और उसे समझ नहीं आया। सेनो ने आह भरी। आप जानते हैं चिन्हित एक, इस कालकोठरी में रहने का एक नुकसान यह है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम जीवों की संख्या कम रखते हैं, इसलिए कोई भी यहाँ आकर सील को परेशान नहीं करता। इसका ये भी मतलब है कि हम कालकोठरी को तोड़कर बाहर टहलने नहीं जा सकते। एक बार जब वे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें कालकोठरी में बांध दिया जाता है। आप देखिए, यहाँ जो बच्चे आप देख रहे हैं उनमें से कई ने हमारे भगवान का सूरज कभी नहीं देखा है। उन्होंने दुख से समझाया, क्या आप इस बच्चे को अपने साथ सतह पर ले जाएंगे? मुझे विश्वास है कि आप भरोसेमंद हैं और बच्चा आपको पवित्र सोना बनाने में भी मदद कर सकता है। क्या यह एक अच्छा सौदा नहीं है? लोहार और परी ने उस छोटे से कोकून को देखा जिसे सेनो ने सेठ की बाहों में डाल दिया था और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 65 पालतू। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 65 पालतू। विशेष छूट के साथ शानदार चांदी के आभूषण खोजें। विशेष छूट के साथ शानदार चांदी के आभूषण खोजें। प्रायोजित परिणाम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें पता है, फिन ने उसके कान में फुसफुसाया, हो सकता है कि तुम 0.20 तक पहुंचने के बाद इसे पालतू जानवर के रूप में पंजीकृत कर सको। क्या? सेठ और सेनो बोलक ने एक साथ कहा। विशालकाय बॉस और अविश्वसनीय रूप से अच्छी सुनने की शक्ति। एक पालतू जानवर? सचमुच? आपका मतलब पालतू जानवर से क्या है? मैं आपको बता दूंगा, सभी संतानों को अपने माता पिता की यादें विरासत में मिलती हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप बच्चे के साथ जानवर जैसा व्यवहार कर सकते हैं, सेनो ने आक्रोश से कहा। ओह नहीं, यह ऐसे नहीं चलता, फिन ने घबराहट में अपनी बाहें लहराते हुए जल्दी से कहा। यह एक पार्टनर सिस्टम की तरह है। यह तभी काम करता है जब दोनों पक्ष सहमत हो और इसे किसी भी समय तोड़ा भी जा सकता है, बशर्ते कि कोई एक पक्ष दृढ़ता से असहमत हो। उन्होंने सेनो बोलक को पेज सिस्टम के बारे में बताया। यह एक ऐसा अनुबंध था जो तभी काम करता था जब दोनों पक्ष इच्छुक होते थे। यह पालतू जानवर और खिलाड़ी को अनुभव साझा करने और एक पालतू स्थान बनाने की अनुमति देता था जहां पालतू जानवर आराम कर सकता था या प्रवेश कर सकता था ताकि यह उदाहरण के लिए किसी शहर में दृश्य का कारण न बने।
सेनो को धीरे-धीरे यकीन हो रहा था कि अगर उनकी संतानें सूरज देख सकती हैं, तो वह उन्हें इस एलियन सिस्टम में प्रवेश करने की अनुमति भी दे देंगे। दूसरी ओर सेठ अभी भी निश्चित नहीं था। एक पालतू जानवर जो असामान्य धातु धागा थूकता है, वह वास्तव में अच्छा हो सकता है। और एविसर शायद एक बहुत मजबूत जाति थी, क्योंकि वे एक देवता की प्रत्यक्ष रचनाएं थी। क्या वे इस दुनिया के स्वर्गदूतों की तरह नहीं थे? वे भी बदसूरत नहीं थे। लेकिन क्या एक साधारण आदमी के लिए एक अच्छे पालतू जानवर का सपना देखना बहुत मुश्किल था? स्टीरियोटाइप तो भेड़िए या शेर की सवारी करना होगा, है ना? या शायद जमीन पर रहने वाले ड्रैगन की भी, अगर ये कहीं मौजूद हो। अपने हाथ में चमकते हुए कोकून को देखते हुए वह मुलायम था और उसे उसमें से सुखद गर्माहट महसूस हो रही थी। कृपया, उसने अपने मन की थैली में एक छोटी सी आवाज सुनी। खैर, कम से कम यह एक बहुत ही अनोखा साथी होगा। सेठ ने कोकून को थोड़ा और कसकर गले लगाया। इस पर सभी पक्ष सहमत हो गए। अब केवल एक ही मामला बचा है जिससे निपटना है। इस पालतू सिस्टम को अनलॉक करने के लिए मुझे अभी भी स्तर 20 तक पहुंचने की आवश्यकता है। ओह, यह आसान है। क्या आपको बहुत सारे राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है? इसके साथ ही सेठ एक विचित्र स्थिति में आ गया कि एक कालकोटरी मास्टर उसे शक्ति स्तर पर लाने के लिए आसान लक्ष्यों को बुलाता रहा। उसे बस वहां खड़े होकर अपनी तलवार से कंकाल जादूगरों पर हमला करना था। तलवार क्यों? कम ताकत वाले लक्ष्यों को अधिक नुकसान पहुंचाने के इसके प्रभाव के कारण वह आसानी से कंकाल जादूगरों को एक ही शॉट में मार सकता था। ये गदा से बस तेज था। कंकाल जादूगरों ने तीरंदाजों या योद्धाओं की तुलना में अधिक अनुभव दिया, इसलिए उन्होंने अभी भी -0.19% दिया अगर उसने उन्हें अकेले मार दिया। जिसका मतलब था कि उसने 200 भीड़ को बिना रुके मारने और अंततः 0.20 तक पहुंचने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगाया। लेस देन डिंग, इन्वेंटरी बढ़ा दी गई है। ग्रेटर देन, लेस देन डिंग, नया क्लास कौशल अनलॉक हो गया है। अपना कौशल विंडो जांचें। ग्रेटर देन, लेस देन डिंग, आपने खोज पूरी कर ली है। अगला स्तर 3, आपने नए सिस्टम अधिकार अर्जित कर लिए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन डिंग, आपको एक अनुवर्ती खोज प्राप्त हुई है। अगला स्तर 4, ग्रेटर देन। वह पसीने से तर था और उसका हाथ भारी लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी स्थिति पर नजर डाली तो थकान गायब हो गई। जैसा कि फिन ने कहा था, उसकी स्थिति विंडो में एक नया टैब था जिसमें पेट्स लिखा था। ये वास्तव में पेट्स और माउंट्स में विभाजित था और उनमें से प्रत्येक में उसके पास एक स्लॉट था। उसने अपनी स्थिति पर भी नजर डाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। YOLO 247.co। नाम सेठ स्मिथ। आईवी सर का चिन्ह। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 20। 1-0%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता सिस्टम चच। स्वास्थ्य 960/1000। मन 190। शक्ति 55। निपुणता 55। चपलता 38। खुफिया 19। इच्छा शक्ति 35। धीरज 45। व्यक्तित्व 12। भाग्य 18+10। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 22। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 3। रक्षा भौतिक 185 135+50 इंडेक्स 3। जादुई 95 70+2 अग्नि प्रतिरक्षा। उसकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उसने इस बार अपने पॉइंट खर्च करने के लिए प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना। वह इस बारे में सावधान रहना चाहता था। सबसे बड़ा बदलाव उसके ईंट में उछाल था। जिस चीज ने वास्तव में उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी वह थी स्किल विंडो। लोहार प्रशिक्षु -0.752%। करामात शुरुआती -4। गोल्डस्मिथ शुरुआती -1। लोहार की आंखें -4। ब्लूप्रिंट अप्रेंटिस -2। आत्मा संचार -2। स्पिरिट स्मिथी -4। आत्मा पर कब्जा -3। स्पिरिट फोर्जिंग अप्रेंटिस -1। हथियार महारत एडेप्ट -654%। शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय -7। भय प्रतिरोध -8। अग्नि स्नेह -2। अग्नि हेरफेर -8। मानचित्र -4। अवलोकन -3। छिपाव -4। लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन। उसे आखिरकार एक ऐसा कौशल मिल गया जो उसकी कक्षा को समझाता है। लेस देन आत्मा फोर्जिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88 आवश्यक कैरन का ओबोल न्यूनतम असामान्य ब्लूप्रिंट जोड़ा गया। स्पिरिट स्मिथ का मुख्य कौशल एकत्रित आत्मा से सीधे उपकरण बनाएं। आत्मा कवच सीधे आत्मा पर पहना जाता है और उपकरण स्लॉट नहीं लेता है। आत्मा कवच में कोई स्थायित्व या शारीरिक सुरक्षा नहीं होती है। आत्मा के हथियार शारीरिक सुरक्षा की उपेक्षा करते हैं और सीधे आत्मा पर हमला करते हैं। स्थायी जादू का अनुकरण करने के लिए आत्मिक उपकरण को भौतिक उपकरण में मिलाया जा सकता है। आवश्यक लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन। वह सीधे आत्माओं को उपकरण में बदल सकता था और यहां तक कि इसे पहले से तैयार हथियारों में भी जोड़ सकता था। वह कवच की दूसरी परत भी पहन सकता था। यह पहला कौशल भी था जिसके लिए वास्तव में एक विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता थी। सेठ को लगा कि यह समझ में आता है कि एक लोहार को किसी बिंदु पर अपना खुद का उपकरण बनाना और उसका उपयोग करना चाहिए। वह पूरी तरह से सिस्टम विकल्पों में उलझा हुआ था, इसलिए सेनो बोलक और फिन उसे केवल हवा में इशारे करते हुए देख सकते थे क्योंकि वह अपने मेनू के साथ बातचीत कर रहा था। लेस देन 4 का ओबोल। असामान्य विकास क्षति 120। स्थायित्व 2000। हथौड़ा आत्माओं और पदार्थों पर निर्भर होकर बढ़ता है। जैसे जैसे हथौड़ा बढ़ता जाएगा अधिक विकल्प अनलॉक हो जाएंगे। जैसे आत्माओं को पाताल लोक तक पहुंचाने के लिए नाविक चारों को भुगतान करने के लिए आवश्यक सिक्के की तरह। आत्मा को एक नया उद्देश्य पाने के लिए इस हथौड़े की आवश्यकता होती है जो एक आत्मा स्मिथ के हाथों में होता है। चारों के ओबोल का उपयोग सीधे तौर पर आत्माओं को गढ़ने और क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। आवश्यकता स्पिरिट स्मिथ ग्रेटर देन। एक विकास वस्तु और उसे इसके साथ अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बस इसे सामग्री खिलाने की आवश्यकता थी। लेकिन अब समय नहीं था। सेठ ने खुद को विशाल एविसर, छोटे कोकून और उससे भी छोटे फिन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। क्षमा करें, ये काम कर गया। मैंने पालतू सिस्टम को अनलॉक कर दिया। सेठ ने ओवर लेवल की योजना नहीं बनाई थी, न ही उसे कई घंटों तक भीड़ का वध करने का मन था। इसलिए इस तरह उनका छोटा सा पावर लेवल सत्र समाप्त हो गया। दोनों ने सेनो को अलविदा कहा और छोटे कोकून के साथ चले गए। आज उन्होंने शायद इस दुनिया के कई रहस्यों को जान लिया था जिसकी कल्पना बहुत कम मूल निवासी कभी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह एक अच्छी परिकथा से ज्यादा कुछ नहीं था। तो क्या होगा अगर इस दुनिया में दुनिया को खत्म करने वाली शक्तियां हो जिन्हें ईश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत हो? यह उनकी दुनिया के लिए जरूरी नहीं था। सबसे खराब स्थिति में वे उर्थ या परी दुनिया में वापस जाने का जोखिम उठाएंगे। सेठ को छोटे कोकून से लगाव हो गया। वह अपने नए कौशल और छोटे आईवीसर से मिलने वाली संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। अगर वह अपने पास मौजूद सभी कौशलों को जोड़ने में कामयाब हो जाता तो क्या वह डरावनी मजबूत वस्तुएं नहीं बना पाता? अगर वह आत्मा के हथियारों, आत्मा के संचार और विभिन्न जादू के प्रभावों को परत दर परत जोड़ पाता? ये सभी विचार भविष्य के लिए थे जब उसके हाथ सभी प्रकार के जादू आ गए। वह लंबे समय तक कल्पना में नहीं डूबा। नीचे उतरते समय उसे नक्शे के बारे में ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊपर चढ़ते समय उसे सही रास्ता खोजने के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। कालकोठरी में 2 बार और सोने के बाद वे आखिरकार सतह पर पहुंच गए। जब उनकी आंखों में तेज धूप पड़ी तो वे पिशाचों की तरह फुफकारने लगे।
सुखद गुफा के वातावरण की तुलना में हवा की नमी और गर्मी उन्हें दीवार की तरह लगी। शायद हमें गुफा में थोड़ी देर और रुकना चाहिए, शायद रात तक। फिन, जो गर्मी के कारण सेक से अधिक परेशान था, ने सुझाव दिया। नहीं, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। क्या आप कमजोर से निराश हैं? तो आज ही केटोजेन अपनाएं। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी, तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।